हाँ जी, समझना, आज एक सेक्शन करेंगे इंपॉर्टेंट, सेपरेट क्वेश्चन बनता है उस सेक्शन से, सेपरेट क्वेश्चन है ना, एक इंडिविजुअल क्वेश्चन। मैंने आपको पीजीबी पे स्टार्ट करवाया है। कहाँ से स्टार्ट होता है ये? सेक्शन 28 से। और कहाँ तक है ये सेक्शन? 44 तक, क्योंकि सेक्शन 27 कहाँ एंड होता है? हाउस प्रॉपर्टी पे। और 28 से क्या स्टार्ट हो जाता है? पीजीबीपी। कहाँ तक रहेगा? 45। फिर 45 से क्या स्टार्ट हो जाएगा? कैपिटल गेन। तो अपना जो सेक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है? 28 से लेके 44 तक। डन है यहाँ तक? ओके। अब इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं? इस चैप्टर में हमें ट्रेडिंग इन पी&एल मिलता है। क्या मिलता है? ट्रेडिंग इन पी&एल। ये जो ट्रेडिंग इन पी&एल मिलता है, यहां पे आपकी इनकम्स हुई, और यहां आपके एक्सपेंसेस हुए। हाँ, एक्सपेंसेस को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के हैं, अलाउड हैं। एक वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस, है ना। तो कौन से एक्सपेंसेस अलाउड कर रहे हैं? जो बिजनेस के हैं। अच्छा, ये चीज का ध्यान रखना कि ये जो मैं अलाउड कर रहा हूं बिजनेस के एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं रेवेन्यू नेचर के, एक तो होते हैं रेवेन्यू नेचर के, और एक होते हैं नॉट पर्सनल। तो कौन से एक्सपेंसेस बिजनेस के अलाउड होते हैं? जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं और पर्सनल नहीं होते हैं। उन एक्सपेंसेस को कौन से एक्सपेंसेस कहा गया है? अलाउड एक्सपेंसेस। डिसअलाउड कौन कौन से हो गए एक्सपेंसेस? एक तो कैपिटल नेचर के, एक तो कैपिटल नेचर के, और एक पर्सनल नेचर, पर्सनल एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस क्या होंगे? डिसअलाउड। डिसअलाउड मतलब आप पी&एल में चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है यहां तक? ओके। अच्छा, ये कैपिटल नेचर के कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? एक्सपेंसेस में दो इंपॉर्टेंट है। एक तो परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, एक परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, और एक लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये पी&एल में आप चार्ज नहीं कर सकते। चार चीजें अगर आपको पी&एल में मिल रही हैं तो आपको एक्सपेंसेस डिसअलाउ करना है। अभी आप सिर्फ इतना सा सीखना है आपको कि डिसअलाउ करना है। अभी आप सिर्फ ये बाइफर्केशन करना सीखो, व्हाट इज अलाउड, व्हाट इज डिसअलाउड। फिर उसका ट्रीटमेंट सॉल्यूशन में कैसे करना है वो मैं बताऊंगा अभी आप। ठीक है ना यहां तक? अब ध्यान से समझिए आगे की बात। अच्छा, फिक्स्ड असेट्स तो आपको पता ही होगी क्या क्या होगी फिक्स्ड असेट्स। वही लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, बुक्स, एसी, ये सब क्या है? फिक्स्ड असेट्स। इनकी परचेज पी&एल में अलाउड नहीं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा, एक सेक्शन है सेक्शन 35 AD जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस को अलाउड करेगा। सिर्फ एक अकेला ऐसा सेक्शन है, कौन सा? 35 AD, जिसमें बिजनेस के क्राइटेरिया लिख रखे हैं कि अगर ऐसे ऐसे वाले बिजनेस होंगे तो फिर कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस को क्या कर देना? अलाउड। अदरवाइज उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको बिजनेस नहीं मिलता है तो फिर वो डिसअलाउड ही रहेंगे। मैंने ये अभी इसलिए बनवाया है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दो तरह के एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते। जो अलाउ नहीं होते उन्हें ही डिसअलाउ कहा गया है। कौन से दो एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते? नंबर 1 जो कैपिटल नेचर के हैं, नंबर 2 जो पर्सनल नेचर के हैं। डन। तो कैपिटल नेचर के अलाउड नहीं है, लेकिन अभी मैं जो आज आपको सेक्शन कराऊंगा उसमें जो मैं बिजनेस लिखाऊंगा उसमें आपको कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस अलाउड करने हैं। दैट्स मीन ये जो परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स है ये क्या हो जाएगी? अलाउड। यहां तक क्लियर है? दूसरी चीज,
तो बच्चों मैंने ये तो बोल दिया आपको कि उनको छोड़ दो जो मैं आज पढ़ाऊंगा, यहां तक आज तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें मैंने बोल दिया परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अलाउ नहीं है, लेकिन उसके ऊपर डेप्रीसिएशन अलाउड है। उसके ऊपर क्या अलाउड है? डेप्रीसिएशन। भाई जाहिर सी बात है यार, आज मैंने मशीनरी खरीदी, देखो समझने की कोशिश करना गवर्नमेंट का क्या व्यू है। गवर्नमेंट ऐसे कहती है कि आज आपने कोई मशीन 5 लाख की परचेज की, अपनी फैक्ट्री के लिए एक मशीन खरीदी आपने, हाँ, इस मशीन को अगर आप यहां लिखते हो टू मशीनरी, तो एक साथ 5 लाख से आपने अपने प्रॉफिट्स कम कर लिए। यहां पे क्या निकल के आएगा? नेट प्रॉफिट, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो जितने एक्सपेंसेस चार्ज करोगे उतने ही प्रॉफिट्स कम होंगे। तो सोचो ये 5 लाख रुपए अगर मैं एक साथ चार्ज कर देता हूं तो प्रॉफिट मेरे 5 लाख से एक साथ कम होंगे। गवर्नमेंट को ये मंजूर नहीं है। गवर्नमेंट ये कहती है आप एक साथ, हम एक्सपेंसेस अलाउ करेंगे लेकिन एक साथ नहीं करेंगे, टुकड़ों में करेंगे। अब कैपिटल एसेट के टुकड़े कैसे होते हैं? डेप्रीसिएशन। कि आप एक काम करो, इस 5 लाख का 15% 75,000 वो चार्ज कर लो, वो अलाउ कर देंगे। जो बाकी का 4-25 बच गया उस पर नेक्स्ट ईयर फिर डेप्रीसिएशन लगा दो, फिर बच गया फिर डेप्रीसिएशन। तो एक पॉइंट आने के बाद वो एसेट पूरी यूटिलाइज हो जाएगी और आपको शनि शनि उस खर्चे का बेनिफिट मिल गया। तो डेप्रीसिएशन अलाउ कर रहे हैं बट परचेज अलाउ नहीं कर रहे। यहां तक क्लियर है? ओके, तो अब ध्यान से सुनिए, आज वो परचेज ऑफ असेट मैं अलाउड करूंगा। तो आज एक सेक्शन करते हैं, सेक्शन 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए है वो, और बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं क्यों इस दिसंबर अटेम्प्ट में ये सेक्शन आ सकता है, भरपूर संभावना है, अच्छे से समझना उसको। क्या बोला मैंने? डिडक्शन अलाउड फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस। तो अभी मैं वो बताता हूं वो कौन कौन से बिजनेस हैं। उस सेक्शन में आपको ये 5 लाख पूरा एक साथ क्लेम करने का अलाउड है, यानी कैपिटल नेचर कैन बी क्लेम्ड इन द ईयर इन विच इट इज इनकर्ड, बट डेप्रीसिएशन अलाउ नहीं होगा। दो बेनिफिट थोड़ी मिलेगा एक साथ, पहले साल है तो उस असेट पे आपको क्या नहीं लगाना, फिर डेप्रीसिएशन। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले इतना नोट कर लें ताकि बेस बन जाएगा। ये नोट कर लें ट्रेडिंग P&L ऐसे कैसे। Noted? करें स्टार्ट। देखिए हेडिंग सेक्शन 35 AD
स्टार मार्क कर लेना इसमें। लिखेंगे इसमें इंस्टेड ऑफ allowing depreciation on capital expenditure section 35AD allow 100% deduction 100% deduction of such capital expenditure in the year in which it is incurred. Instead of allowing depreciation on capital expenditure, comma, section 35AD allow 100% deduction of such capital expenditure in the year in which it is incurred. तो ये मैंने आपको बताया ही है, आपको डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं करेंगे, आप पहले ही साल पूरा का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ कर लेंगे। नेक्स्ट लिखिए एप्लीकेबिलिटी, हेडिंग लिखिए एप्लीकेबिलिटी। लिखेंगे इट इज दिस सेक्शन अवेलेबल, this section available to assessee carrying on specified business, और स्पेसिफाइड बिजनेस पे सर्कल बना लेना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये सेक्शन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो क्या करते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस करते हैं। अभी मैं बताऊंगा ये स्पेसिफाइड बिजनेस क्या होता है। सेकंड पॉइंट लिखिए, डिडक्शन इज अलाउड इन द ईयर, डिडक्शन इज अलाउड इन द ईयर in which expenditure incurred, नंबर थर्ड, ये मैंने बोल ही दिया है, उस साल मिल जाएगा जिस साल आप खर्चा करते हैं। नंबर थर्ड, बिजनेस शुड नॉट बी सेट अप by splitting up या reconstruction of an existing business, एंड नंबर फोर, न्यू डिडक्शन अलाउड, ऐसे लिखो, डिडक्शन अलाउड ओनली ऑन न्यू कैपिटल असेट, नॉट सेकेंड हैंड, पहला और दूसरा पॉइंट तो क्लियर हो रहा होगा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, आपका जो बिजनेस है ऑलरेडी आप रन कर रहे हैं, उस बिजनेस में 3 अलग अलग सेगमेंट्स हैं।
आपने उस तीन में से कोई एक सेगमेंट अलग से निकाल के अलग से बिजनेस एस्टेब्लिश कर दिया, स्प्लिटिंग ऑफ, स्प्लिटिंग मतलब बांट दिया अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को, तो वो ये नहीं माना जाएगा कि आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है। यानी ऐसे स्प्लिटिंग अप ऑफ वाले बिजनेस, रिकंस्ट्रक्शन कर दिया आपने, बिजनेस को वापस से बना दिया आपने, तो वहां पर आपको 35 एडी क्लेम नहीं। ठीक है, न्यूली बिजनेस होना चाहिए और स्पेसिफाइड बिजनेस होना चाहिए। दूसरी चीज, वो जो कैपिटल एसेट पे आप एक्सपेंडिचर जो अलाउ कर रहे हैं, जो P&L में चार्ज कर रहे हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए, सेकेंड हैंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब लिखिए स्पेसिफाइड बिजनेस कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट लिखिए हेडिंग स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस लिखते चले। नंबर 1, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ऑफ a cold chain facility. Cold chain facility. Number 2, setting up and operating a warehouse for storage of agriculture produce. Number 3, operating a hotel two-star or above. Two-star or above. Number 4, operating natural gas, crude, petroleum pipeline, network. Operating a hospital, with at least 100 beds. Housing project under affordable housing scheme. Next, inland container depot. Beekeeping, and production of honey. Fertilizer, production plant. Any other business as notified by government.
एनी अदर बिजनेस एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। ये बिजनेस है स्पेसिफाइड वाले। अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो फिर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को फर्स्ट ईयर में ही पूरा क्लेम करके अपने प्रॉफिट्स को कम कर सकते हैं। कौन कौन से बिजनेस हैं याद करो। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो कोल्ड चेन फैसिलिटी का आता है, या होटल या हॉस्पिटल का आता है, जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो कौन कौन से बिजनेस हैं? कोल्ड चेन फैसिलिटी, अगर आप कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं उसकी स्टोरेज का बिजनेस है, वेयर हाउसिंग का बिजनेस है। अगर आप होटल चलाते हैं, बट होटल 2 स्टार और अबव कैटेगरी वाले होने चाहिए। अगर आप क्रूड ऑयल पेट्रोलियम पाइपलाइन जो नेटवर्क होता है, मतलब वो बिछाने का जो काम होता है, वो आप करते हैं। हॉस्पिटल रन करते हैं, बट हॉस्पिटल कम से कम 100 बेड्स का होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट की कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है ना, वो मुख्यमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजना, वो बिल्डिंगें बनती है, फ्लैट्स बनते हैं, वो बनाने का काम है आपका, वो बनाते हैं आप, कंस्ट्रक्शन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इनलैंड कंटेनर डिपोट, ये आप कस्टम में भी पढ़ेंगे। आईएसडी, जो जहाँ पर माल लोड अनलोड होता है, बाहर से जब गुड्स आता है बाई शिप, तो जहाँ माल लोड अनलोड होता है उसका आपको इनलैंड कंटेनर डिपोट है आपका। बी कीपिंग, ठीक है, शहद वैद मधुमक्खी से रिलेटेड। फर्टिलाइजर प्लांट, एंड ऐसा बिजनेस जो गवर्नमेंट ने खुद ने अलग से स्पेसिफाई किया हुआ है, मतलब गवर्नमेंट खुद ही नोटिफाई कर देगी कि ये बिजनेस स्पेसिफाइड है या नहीं है। तो ये आपके स्पेसिफाइड बिजनेस की लिस्ट है। या तो डायरेक्ट शॉर्ट नोट आता है 4 से 5 मार्क का, या एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी इन्होंने कुछ बता रखा है कि वो अलाउड नहीं है। एक तो है एक्विजिशन ऑफ लैंड, अगर आप लैंड परचेज करेंगे 35 AD का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, मतलब उस लैंड पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, और लैंड पे तो डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। तो अकेली लैंड पर आप कोई भी बेनिफिट नहीं ले सकते, लेकिन लैंड के ऊपर अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप लिखिए नेक्स्ट, कोल्ड चेन फैसिलिटी, जिनका वो कोल्ड स्टोरेज करते हैं ना, मशीनें जो कोल्ड में रहती हैं, जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, आपको उसका स्टोरेज का काम है। जैसे आप बड़े बड़े मॉल्स में या कहीं अच्छे बड़े बड़े होटल्स में जाओ, वहाँ पे अलग से कोल्ड चेन, मतलब एक रूम बना रखा है, हाँ, वो -50 टेम्परेचर तक भी रहता है, वो धुआं धुआं सा निकलता है, वो उस तरह का काम, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल यूं लिखो, सॉरी, फॉलोइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। फॉलोइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। इसमें लिखिए नंबर 1, इसमें लिखिए नंबर 1 एक्विजिशन ऑफ लैंड, या परचेज ऑफ लैंड लिख लीजिए। परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड। नंबर 2 गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब वही चेक वैक, बिल्टी, हुंडी, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, इनको आप असेट मानकर क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए क्वांटम ऑफ डिडक्शन।
कितना अलाउ होगा ये तो मैंने बता ही दिया आपको। क्वांटम ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन मतलब कितना डिडक्शन अलाउ होगा। हाँ मतलब कितना अलाउ होगा ये तो मैंने बता दिया ना, 100% अलाउ होगा, लेकिन लिख लो एज अ नोट्स, ठीक है। 100% डिडक्शन अलाउड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, 100% डिडक्शन अलाउड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। तो पूरा का पूरा 100% क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, ठीक है। अब क्लेम करने की कुछ कंडीशन भी है कि मैंने आपको बोला 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ होगा। लेट सपोज आपने एक 50 लाख की मशीनरी खरीदी और आपका काम है कोल्ड चेन फैसिलिटी का, तो आपने क्या किया होगा, यहां ट्रेडिंग P&L में लिखा होगा सॉरी टू मशीनरी कितना 50, और ये पूरा का पूरा इसी साल आपने अलाउ कर लिया होगा, यहां तक तो डन है। लेकिन एक कंडीशन भी है कि जो कैपिटल एसेट पे आप क्लेम कर रहे हैं वो कैपिटल एसेट मस्ट बी होल्ड फॉर 8 ईयर्स, 8 साल तक वो एसेट आप क्या करेंगे, अपने बिजनेस में रखेंगे, एंड मस्ट बी यूज फॉर स्पेसिफाइड पर्पस। तो आप समझने की कोशिश करो, नहीं तो ऐसे तो मैं प्रॉफिट्स को डाइल्यूट कर लूंगा। कैसे, इस हर साल खरीदूंगा एसेट को और बेच दूंगा, फिर खरीदूंगा फिर बेच दूंगा, क्योंकि मुझे तो मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है, टैक्स बच रहा है। हाँ, तो गवर्नमेंट ने बोला मामू थोड़ी है हम, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, उस एसेट को होल्ड करना होगा कितने साल तक, 8 साल। सर अगर 8 साल पहले हमने बेच दिया तो क्या होगा, सोच के देखो क्या हो सकता होगा। अगर लेट सपोज ये मशीनरी मैंने 24-25 में खरीदी, 24-25 में इस मशीनरी पर पूरा मैंने क्लेम कर लिया डिडक्शन, और इस मशीन को 26-27 में मैंने 30 लाख रुपए की बेच दी, मशीनरी को 30 लाख रुपए की बेच दी। तो मैंने बेच दी कितने साल पहले, 8 साल पहले। तो इस 26-27 में क्या इंपैक्ट आएगा बता सकते हैं। हाँ, क्या एड ऑन होएगा, गवर्नमेंट ये कहती है कि जितना आपने डिडक्शन क्लेम किया था पूरा का पूरा इनकम कंसिडर कर लिया जाएगा, पूरा 50 लाख, पूरा का पूरा 50 लाख, यानी जितना डिडक्शन आप क्लेम करेंगे पूरे के पूरे को क्या मान लेंगे, इनकम। ठीक है, ओके। देखिए मैं आपको बता रहा हूं ना, जब आप पूरा इनकम टैक्स पढ़ लेंगे ना, 2 चीजें आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। पहली, सांस लेने पर भी टैक्स है, हाँ आएगा, है ना। दूसरा, आप टैक्स से कैसे भी नहीं बच सकते। अरे वो सब नहीं होता, लेकिन आप लॉ को समझने की कोशिश करो कि टैक्स से आप कैसे, देखो हम लोग जो CA में बन रहे हैं ना, हम बनी इसलिए रहे हैं। आज मेरे पास क्लाइंट आया, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे पास जब क्लाइंट सामने बैठता है ना, तो क्लाइंट बोलता है सर, जैसे मैं आपको कल की एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, देखा आप थोड़ा सा मेरे को बताना। कल मेरे पास एक पर्सन आया, वो बोलता है यार सर मेरा 46 लाख रुपीज़ अकाउंट में क्रेडिट हो गया। मैं सर किस बात का क्रेडिट हुआ, कि सर वो ट्यूब ट्रैवल का काम था, तो 46 लाख रुपए क्या हो गए, मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो गए। तो सर क्या क्या हो सकता है मेरे साथ। अब मैं उसको मोदी बन के बात करूं, देखो बात ऐसी है, 46 लाख रुपए आपके अकाउंट में आया, 20 लाख के ऊपर तो GST लगता है, तो 26 लाख का 18% तो वो, और इस 46 लाख को मैं सेल कंसीडर करूंगा,
जो आपके बिजनेस के एक्चुअल एक्सपेंसेस होंगे उसमें से माइनस करूंगा, और जो वो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट पे इनकम टैक्स अलग से लूंगा। इसलिए आए थे क्या सर आपके पास? अब मेरी एक्सीलेंस कहां काम आएगी? हाउ टू सेव दैट जीएसटी विच इज पेबल ऑन इन एक्सेस ऑफ ₹20 लाख। वो जो 26 लाख पे 18% लग रहा था उसको कैसे बचा सकता हूं? दूसरा, उसका इनकम टैक्स कैसे सेव कर सकता हूं? अगर मैंने ऐसा कर लिया, देन दैट क्लाइंट विल पे टू मी। और याद रखना आप एक बात, आप सीएमए सीए कर रहे हैं, यू विल वर्क फॉर द क्लाइंट, यू विल नॉट वर्क फॉर द गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, आप गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करेंगे। आप किसके लिए काम करेंगे? पब्लिक के लिए काम करेंगे। उस पब्लिक, हाँ ऐसा भी नहीं है नालायकों कि पब्लिक का काम करते करते कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू का नुकसान करने लगो, वो भी गड़बड़ है। बट आप सेक्शन का यूज लेके, उस इनकम टैक्स एक्ट का यूज लेके उसको कैसे बचा सकते हैं कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू का भी नुकसान ना हो और वो पर्सन भी बचकर निकल जाए। वहां आपको प्रोफेशनलिज्म देखता है। धोखा नहीं कर रहे, हम उस लॉ का यूज कर रहे हैं, है ना। और वैसे भी चोर वो तो है ही नहीं ना जो चोरी करता है। चोरी करने वाला चोर नहीं होता, पकड़े जाने वाला चोर होता है। पकड़े मत जाओ, चोरी तो सब करते हैं, है ना। तो आपको, अब आप सोचो ना, जैसे आज मेरे पास में आपके सामने एक होटल का बंदा बैठा हुआ है, उसने बोला यार सर मैंने ये 3 फ्लोर्स बनवाई हैं, थोड़ा सा इंटीरियर करवाया है, कुछ मैंने ये इंस्ट्रूमेंट्स लगवाए हैं, टोटल 1 करोड़ का खर्चा हो गया सर सेटअप में, सर कोई बेनिफिट मिल सकता है क्या? अब आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए, अरे हाँ सर होटल है ना, सेक्शन 35AD, पहले ही साल 1 करोड़ का बेनिफिट करवाऊंगा। होटल है 35AD, 1 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही तो हुआ। और कैपिटल एक्सपेंडिचर आप पहले साल क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं कि हाँ सर 1 करोड़ का बेनिफिट दिलाता हूं, लो आओ आपको। और अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप सिंपल अकाउंटेंट हैं, तो आपको तो ये बात पता ही नहीं होगी कि ऐसा कोई सेक्शन भी है। दैट इज वाई CA CMA नीडेड। और आप CMA कर रहे हैं, एक चीज जो आप नहीं कर सकते वो आपको पता है, इसके अलावा एवरीथिंग विच कैन बी डन बाई CA विच कैन ऑल्सो बी डन बाई CMA। एक कंपनी को CA CMA उनके लिए कोई भेद ही नहीं है। आप कंपनी में जॉब करने जाएं, CMA को भी वही पैकेज है और CA को भी वही पैकेज है, लिटरली। उल्टा CA ज्यादा मांगता है, घमंडी होता है। CMA फिर भी थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होता है, वो बोलता है अच्छा 12 लाख रुपए सालाना बहुत है सर, साला इतना ही नहीं देखा मैंने तो। हाँ, और चार्टर्ड अकाउंट, अरे सर 12 लाख मतलब ही नहीं है, 24 लाख से नीचे नहीं आऊंगा मैं। अब आप समझना, वो कंपनी 24 लाख पे नहीं करेगी, बिकॉज कंपनी नोज कि जो नॉलेज उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को है, सेम नॉलेज उस CMA को भी है, बिकॉज सेम लेवल ऑफ स्टडी करके आए हैं आप लोग। जो टैक्स आप ये पढ़ रहे हैं, यही 35AD वो CA भी पढ़ रहा है भाई, आप समझ रहे हैं। इसलिए आने वाले 5 साल लिटरली यू चूज CMA, it is very good decision. For upcoming 10 years CMA will boom and CA will down, और ऐसा होता है। अभी पीछे 3 साल में CMA के जितने रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, CA के आधे भी नहीं हो रहे हैं, और ये फैक्ट है। सो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन हम CMA कर रहे हैं। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके सामने बन बन के घूम रहा है मेरे को छोड़ के, ठीक है ना, तो आप सुनना नहीं उसकी, आप बोलना आई एम डूइंग वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ भाई, कोई बात नहीं, मिलते हैं तेरे फाइनल के बाद, तू भी मिलना, फाइनल के बाद मैं भी मिलता हूँ, ठीक है ना। ओके चलो आओ, मेरे को कहाँ ले जाते हो तुम लोग। चलो लिखना शुरू करते हैं। लिखिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंडीशंस। देखिए पॉइंट नंबर 1, assessee should not claim depreciation on the same asset. Assessee should not claim depreciation on the same asset under section 32.
ये तो आपको बोल ही दिया है मैंने, अगर आप 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में तो आप डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। और डेप्रीसिएशन कौन से सेक्शन में क्लेम करते हैं हम? 32 में। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, असेट शुड नॉट बी यूज्ड, या यूं लिखो असेट शुड बी यूज्ड, नॉट मत करो, असेट शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द specified business only for the specified business for at least for the specified business for at least 8 years, for at least 8 years। 8 साल तक वो कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेसिफाइड पर्पस से यूज होनी चाहिए। इसी पॉइंट में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इफ ट्रांसफर्ड ऑब्लिक यूज्ड अदरवाइज देन डिडक्शन claimed earlier shall be deemed as income in the year of transfer, shall be deemed as income in the year of transfer। क्या पॉइंट है ये? वही सेम कि 8 साल से पहले असेट को बेच दी तो जिस साल बेची उस साल उसको क्या मान लेंगे? इनकम। ठीक है। नेक्स्ट, इसी में पॉइंट नंबर 3, डिडक्शन अवेलेबल ओनली इफ पेमेंट मेड by banking channel, payment made by banking channel, ब्रैकेट में लिख लीजिए not by cash, not by cash, यानी कि वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पेमेंट करेंगे वो कैश में नहीं होना चाहिए, वो आपके अकाउंट से होना चाहिए, बाय अकाउंट पे ही चेक, बाय अकाउंट पे ही ड्राफ्ट। डन। एक एग्जाम्पल लिखिए, सपोज फाइनेंशियल ईयर, सपोज ऐसे लिखिए, सपोज XYZ लिमिटेड सेटअप अ कोल्ड चेन फैसिलिटी in financial year 25-26, XYZ Limited set up a cold chain facility in financial year 25-26। इसमें लिखिए कॉस्ट ऑफ लैंड 50 लाख, कॉस्ट ऑफ लैंड 50 लाख, बिल्डिंग कॉस्ट 80 लाख, बिल्डिंग कॉस्ट 80 लाख, फिर इसमें लिखिए मशीनरी परचेज्ड 1 करोड़ 20 लाख, मशीनरी परचेज्ड 1 करोड़ 20 लाख, फर्नीचर 20 लाख, फुल स्टॉप। हाउ मच डिडक्शन? 20 लाख। हाउ मच डिडक्शन allowed under section 35 AD? How much deduction allowed under section 35 AD? बताइए कितना अलाउ करेंगे? 2.2 करोड़। वो जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो नहीं मिलेगा, इसके अलावा बाकी सभी असेट पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो आंसर लिख लीजिए, ₹2.20 करोड़
rupees 2.20 crore will be available, rupees 2.20 crore will be available for deduction under section 35 AD. पहले तो थोड़ा सा इग्नोर। नेक्स्ट स्टार मार्क करके लिखिए, ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल असेट इफ ट्रांसफर्ड, इसी में ही स्टार मार्क करके, ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल असेट इफ ट्रांसफर्ड, treatment of capital asset if transferred before 8 years. आठ साल पहले अगर आपने वो कैपिटल एसेट बेच दी तो फिर आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उसका? कैपिटल गेन क्या होगा, बिजनेस इनकम क्या होगी, लिखें इसमें, द सेल कंसिडरेशन shall not be taxable as capital gain, shall not be taxable as capital gain, full stop. It will be reduced from the business income. अब इस पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिखो आप, लिखिए, एबीसी लिमिटेड सेटअप अ कोल्ड चेन फैसिलिटी, एबीसी लिमिटेड सेटअप अ कोल्ड चेन फैसिलिटी in financial year 25-26, in financial year 25-26, full stop. ABC Limited incurred 80 lakh, ABC Limited incurred 80 lakh for purchase of building, for purchase of building rupees 80 lakh, rupees 80 lakh, and claimed such 80 lakh, and claimed such 80 lakh as deduction under section 35 AD, under section 35 AD in the financial year 25-26. तो 80 लाख की बिल्डिंग खरीदी थी, 80 लाख उस साल पूरा क्लेम कर लिया एज डिडक्शन. पैराग्राफ चेंज. इन फाइनेंशियल ईयर 28-29, in financial year 28-29, it sells the building for rupees 60 lakh, for rupees 60 lakh, full stop. Calculate taxable income
अंडर दी हेड पीजीबीपी, taxable income under the head PGBP for financial year 28-29. अब इसका सॉल्यूशन लिखो, फिर आप पढ़ना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। लिखो, देखो क्या होगा इसमें, लिखते चलो। डिडक्शन अर्लियर अलाउड 80 लाख, डिडक्शन अर्लियर अलाउड 80 लाख, फिर इसी के नीचे लिखो टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम इन फाइनेंशियल ईयर 28-29, टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम इन फाइनेंशियल ईयर 28-29 रुपीज 80 लाख। फुल स्टॉप, इसी में कंटिन्यू। फ्रॉम दिस वैल्यू, फुल स्टॉप लगा के लिखिए कंटिन्यू में, फ्रॉम दिस वैल्यू सेल कंसिडरेशन रुपीज 60 लाख, सेल कंसिडरेशन रुपीज 60 लाख is reduced, sale consideration of rupees 60 lakh is reduced. So the net taxable business income, so the net taxable business income will be rupees 20 lakh, will be rupees 20 lakh। ब्रैकेट में लिख लीजिए नो कैपिटल गेन विल अराइज, नो कैपिटल गेन विल अराइज। वापस से पढ़ो क्या किया है मैंने इस एग्जाम्पल में। क्या समझ में आया? देखो 5 हेड्स ऑफ इनकम होती हैं, क्या क्या? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ऐसे अनभिज्ञ मत बनोगे, बिल्कुल ही नहीं पता। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। 5 हेड्स ऑफ इनकम होती हैं इनकम में, ठीक है ना? तो कैपिटल गेन भी उनमें से एक है। तो कैपिटल गेन कब होती है? जब आप कोई एसेट बेचते हो। तो आपने एक एसेट ही तो बेची है, क्या? बिल्डिंग बेच दी। बेचने से अगर स्पेसिफाइड एसेट वाली कैपिटल जो एक्सपेंडिचर आपने किया था, जो वो कैपिटल एसेट थी, वो अगर आप बेचते हो तो कैपिटल गेन होगा ही नहीं, कैपिटल गेन होगा ही नहीं। देखो हुआ क्या, हुआ ये कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा लिखा है? 28-29। 28-29 को मैंने क्या किया? पहले तो मैंने बिल्डिंग 80 लाख की खरीदी, उस 80 लाख को मैंने क्लेम कर लिया एज डिडक्शन और अपने प्रॉफिट्स को कम कर लिए। फिर उस 80 लाख की बिल्डिंग को मैंने 60 लाख में बेच दी, 60 लाख मेरी जेब में आ गए। अब गवर्नमेंट ये बोलती है कि यार 80 लाख इनकम ट्रीट कर, और वो जो 60 लाख तेरे को उसको बेचने से मिल गए उस पर कैपिटल गेन। तो गवर्नमेंट ने नेट ऑफ कर लिया। गवर्नमेंट ने बोला कि जो 80 लाख की इनकम होगी उसमें से जो सेल कंसिडरेशन होगा उस पर हम अलग से कैपिटल गेन नहीं लेंगे, उस 60 लाख रुपए को हम माइनस कर देंगे। किस में से? 80 लाख। तो जो नेट बचेगा कितना? 20 लाख, दैट विल बी टैक्सेबल। नेट इनकम सेल कंसिडरेशन विल बी रिड्यूस। ये मैंने ऊपर प्रोविजन में भी लिखा है, जाएंगे। नो कैपिटल गेन विल अराइज लिखा है ना लास्ट में मैंने ब्रैकेट में। कैपिटल गेन होगा ही नहीं इस कंडीशन में। आपको क्या कर देना है? अपनी वो जो डिडक्शन वाली इनकम मान रहे थे आप, उसमें से अपना सेल कंसिडरेशन माइनस कर देना, ठीक है? पक्का?
अब एक क्वेश्चन करते हैं मॉड्यूल से आप लोगों के, देखते हैं देखा कितना समझ में आया तुम लोगों को। हाँ भाई, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस 35 AD, ठीक है। इसकी जो है रामायण है, ये तो सब मैंने लिखा दी। मॉड्यूल्स हैं आप लोगों के पास हाथ में? एक तो कल से मॉड्यूल लेकर आना आप लोग, क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन मैं ही लिखा देता हूं, देखिए एक एग्जाम्पल। मिस्टर राजेश स्टार्टेड, देखिए एक एग्जाम्पल। मिस्टर राजेश स्टार्टेड a cold chain facility on 1st April 22. On 1st April 22. Full stop. He incurred the following expenses during the previous year. During the previous year. Point number 1. In financial year 21-22, Mr. Rajesh incurred an expense of feasibility report of rupees 5 lakh. And also incurred legal and consultancy charges,
बिफोर कमेंसमेंट रुपीज 3 लाख, बिफोर कमेंसमेंट रुपीज 3 लाख। क्या हुआ? यहां तक क्या समझ में आया क्वेश्चन? क्या समझ में आया भाई? ये नालायक को हिंदी तो पूछ रहा हूं, अंग्रेजी की क्या क्या समझ में आया? 1 अप्रैल 2000 कब स्टार्ट किया उसने बिजनेस? 1 अप्रैल 2022। और ये जो 2 खर्चे हैं देखो कब कर रहा है? पहले, यानी स्टार्ट होने से पहले के खर्चे हैं ये 2 खर्चे। एक तो इसने रिपोर्ट बनाई, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, और एक इसने लीगल चार्जेस के पे किए। अच्छा, लीगल चार्जेस के कितने लिखवाए मैंने, और फिजिबिलिटी के? तो टोटल 8 लाख का खर्चा इसने बिफोर कमेंसमेंट कर लिया। अब इसका कमेंसमेंट शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 2, इन फाइनेंशियल ईयर 22-23, ब्रैकेट में लिख लो ईयर ऑफ कमेंसमेंट, कॉमा, Mr. Rajesh incurred cost of land rupees 20 lakh, cost of land rupees 20 lakh, comma, construction of building for cold chain, comma लगा के लिखिए, construction of building for cold chain rupees 40 lakh, comma, plant and machinery rupees 60 lakh, plant and machinery rupees 60 lakh, cold chain 40 लाख, plant and machinery rupees 60 lakh, furniture and fittings rupees 10 lakh। डन। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के लिखिए पॉइंट नंबर 3, इन फाइनेंशियल ईयर 24-25, इन फाइनेंशियल ईयर 24-25, कॉमा, वन मशीन which was purchased in, one machine which was purchased in financial year 22-23, in financial year 22-23, for rupees 15 lakh, for rupees 15 lakh was sold for rupees 18 lakh, was sold for rupees 18 lakh, 18 लाख। तो बच्चों कमेंसमेंट कब हो गया? 22-23 में। उस कमेंसमेंट पे 4 खर्चे कर लिए, लैंड का, बिल्डिंग का, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर का। डन। अब जो थर्ड पॉइंट है, 2 साल बाद वो जो मशीनरी खरीदी थी इसने 22-23 में, उनमें से एक मशीन जो 15 लाख की खरीदी थी उसको 18 लाख में बेच दी। डन है। फिर लिखिए इसी के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक लाइन छोड़ के, पॉइंट नंबर 1, Mr. Rajesh has another business. Mr. Rajesh has income लिखना, sorry. Mr. Rajesh has income from another business. Mr. Rajesh has income from another business of textile business. From another business of textile, rupees 12 lakh. In financial year 22-23, point number 2, all payments above rupees 10,000, all payments above rupees 10,000 were made
by account payee check, were made by account payee check. एक लाइन छोड़ के लिखे, required to calculate total income, required to calculate total income for assessment year 23-24, for assessment year 23-24 and 25-26, for assessment year 23-24 and 25-26, if profit from cold chain facility is rupees 50 lakh. This is the question. इससे ज़्यादा का लेवल आएगा नहीं. This is the maximum level of this section. इजी सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है. बताइए क्या आंसर होगा इसका. पहले तो क्वेश्चन को समझो. आंसर तो क्या ही दोगे, पहले क्वेश्चन तो समझ आए. समझिए. उसी साल का लिख लीजिए इन फाइनेंशियल उसका वो लास्ट में जो प्रॉफिट लिखा है कोल्ड चेन का वो लिख लीजिए इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 का प्रॉफिट है वो. ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फिर हमको लगता है साला ये ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं था. अदर बिजनेस भी है उसका, उसकी
कैसे नहीं बताई, इनकम लिखाई तो है। वो तो मुझे पता ही है, मैं तो देख रहा हूँ फिर भी आप लोगों की कोशिश कहाँ तक जाती है। सबसे पहले तो मुझे एलिजिबल डिडक्शन अपन निकालते हैं। एलिजिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। 22-23 में आपको 35 AD में डिडक्शन अलाउ कितना है, पहले तो उस पर डिस्कस करते हैं। अब मुझे ये बताइए, वो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुआ है उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। कमेंसमेंट से पहले के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पूरा स्पेसिफाइड बिजनेस से रिलेटेड है। तो अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए कोई एक्सपेंसेस करते हो बिफोर द कमेंसमेंट, तो कमेंसमेंट के वक्त वो पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर भी अलाउड होता है। तो यहां हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर इनकर्ड कंप्लीट। वो 1/4 अलग चीज है। स्पेसिफाइड बिजनेस में 100% है, वो नॉन स्पेसिफाइड के लिए, मतलब अदर बिजनेस के लिए। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड 1/4 नहीं 1/5 अलाउड होता है, 4/5 डिसअलाउड। अभी उसको छोड़ो। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर कमेंसमेंट related to specified business will be 100% allowed in the year in which specified business started. In which specified business started. So the total expenditure, कितना कितना एक्सपेंडिचर है, 5 लाख 3 लाख ऑफ रुपीज 8 लाख will be allowed in financial year 22। एक तो ये अलाउड हो गया। और इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर also allowed if incurred for specified business. If incurred for specified business, बट इसमें क्या एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड। सो एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर अब बताते जाओ कितने कितने हैं बच्चों, ऑफ रुपीज, तीनों को जोड़ दो लैंड को छोड़ के, 1,10,00,000। कितना कितना है, 40 लाख, 60 लाख, 10 लाख। सो टोटल डिडक्शन
अंडर सेक्शन 35 AD इज रुपीज 1 करोड़ 10 लाख प्लस 8 लाख, दैट इज 1 करोड़ 18 लाख। 1 करोड़ 18 लाख तो पूरा एलिजिबल डिडक्शन है। डन। अब अपन को ट्रेडिंग पेंडल में शो करना है इसको। तो ये जो मैं ट्रेडिंग पेंडल बनाऊंगा नेट इनकम निकालने के लिए, या तो आप एक काम करिए डायरेक्ट कंप्यूटेशन ही बना लीजिए ट्रेडिंग पेंडल की जगह। अब निकालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। फॉर असेसमेंट ईयर, और सॉरी 22-23 था ना, 23-24। अब जितने भी प्रॉफिट्स हैं, चाहे वो स्पेसिफाइड बिजनेस के हैं चाहे वो नॉन स्पेसिफाइड के हैं, सबको एक साथ लिख लो। पर्टिकुलर अमाउंट बनाएंगे, यहां लिखेंगे प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस से कितना प्रॉफिट हुआ है? 50 लाख। एक आपका है प्रॉफिट फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, 12 लाख। तो टोटल कितने प्रॉफिट्स टैक्सेबल हैं आपके? 62 लाख। अब उसमें से डिडक्शन माइनस कर लेंगे, है ना, माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD, वो कितना है? 1 करोड़ 18 लाख। तो लॉस आ गया, कितना लॉस आया? कौन सा 3 लाख? वो तो अगले साल बेची ना, 2 साल बाद। मैं तो अभी 23-24 असेसमेंट कर रहा हूँ। वो तो जिस साल बेचेंगे उस साल की है, वो तो जिस साल की है। कितना आ रहा है? 56 लाख का क्या आ गया? लॉस। ऐसे, हाँ, यहाँ 56 लाख का लॉस। फिर ये लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर मैं कैरी फॉरवर्ड बताऊंगा आपको, पढ़ाऊंगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही हो सकता है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं यहीं रोक रहा हूँ। मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा अभी, आपको यहीं रोक देना है। लॉस हो गया कितने का? 56 लाख। और नेक्स्ट ईयर जिस साल वो बेचा, कौन से साल बेचा है? 24-25 में। तो असेसमेंट ईयर क्या हो गया? 25-26। 25-26 को क्या होगा? चलो मुझे बताओ, कितनी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी? कितना डिडक्शन क्लेम किया है? ये तो पूरा का पूरा ही इनकम मान लेंगे। इसमें से माइनस करेंगे क्या? सेल कंसीडरेशन की वैल्यू। कितने में बेची है वो मशीन? 18 लाख में। तो इस 1 करोड़ 18 लाख में 18 लाख क्या कर देंगे? माइनस, कितना बचा? 1 करोड़। दैट विल बी टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर 25-26। इस तरीके से चलेगी कहानी, ठीक है? तो उतार लो ये, तुम लोग तो लिख नहीं पाओगे इतना बेहतरीन, तो उतार ही लो। अरे नहीं रे, उतार लो यार, उसके नीचे आंसर। आज है फोटो, 4 दिन बाद थोड़ी रहेगी।
डन।